हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो आज है आपका चैप्टर नंबर 4 यानी फिजिकल भूगोल का चैप्टर नंबर 4। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कक्षा 11 का भूगोल है आपका, और इससे पहले 10th तक का भूगोल और कक्षा 10 की भी कक्षा 11 की भी एक किताब हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो सारा कुछ आपको एक ही प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो जाके देख लीजिए। एनसीईआरटी भूगोल नाम से, एनसीईआरटी जियोग्राफी नाम से इन हिंदी, एनसीईआरटी जियोग्राफी इन हिंदी से आपका प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में आप देखेंगे तो आपको लाइन से सारे वीडियो मिल जाएंगे, देख लेना। तो चलिए चलते हैं आगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, महासागर और महाद्वीपों का वितरण, यानी किस प्रकार से महासागर और महाद्वीपों का फैलाव है। ठीक है, किस प्रकार से फैले हुए हैं, इस प्रकार से क्यों फैले हुए हैं, ऐसी इनकी बनावट क्यों है। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा, यानी भूमि के गर्भ के विषय में पढ़ा। ठीक है, आप संसार के मानचित्र से भी परिचित हैं, यानी आपने वर्ल्ड मैप भी पूरा देख लिया होगा। यानी उसमें आपके जो है कॉन्टिनेंट दिखाए जाते हैं, महाद्वीप दिखाए जाते हैं, महासागर दिखाए जाते हैं, सारा कुछ आपने देख रखा होगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी के 29 यानी 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर, यानी अगर आप देखें तो आपका 71 यानी 71% भाग पर क्या है, 71% भाग पर महासागर हैं, ओनली 29% भाग पर, यानी सीधी सीधी बात है कि पृथ्वी का अगर हम पूरा भाग देखें तो 1/3 पे क्या है, 1/3 हिस्से पे आपको महाद्वीप मिलेंगे। यानी महाद्वीप का क्षेत्रफल अगर आप देखते हैं तो बहुत कम जगह पे है, और महासागर का बहुत ज़्यादा है। 29 और 71 में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। महाद्वीपों और महासागर की अवस्थिति, देखिए महासागर और महाद्वीपों का जो हम आज का मैप देखते हैं, जो वर्ल्ड मैप हमें आज दिखाया जाता है, ठीक है, एटलस में, तो देखिए क्या है कि अवस्थिति जैसा आज आप मानचित्र दिखाई देता है, हमेशा से ऐसा नहीं है। अब आप मान लीजिए करोड़ों वर्ष पहले जाते हैं, 20 करोड़ वर्ष पहले, 1 करोड़ वर्ष पहले, 2 करोड़ वर्ष पहले, तो क्या ऐसा ही मानचित्र आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार हमें आज मिल रहा है वर्ल्ड का? बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो नक्शा है चेंज होता रहता है, यानी जो महाद्वीप हैं आपके, क्या है, आपके हल्के फुल्के खिसकते रहते हैं, खिसकने की वजह से इसका नक्शा भी चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में महाद्वीप और महासागरों की स्थिति ऐसी नहीं रहेगी जैसे कि आज आप देख रहे हैं। यानी सीधी सीधी बात यह है कि आज से आप लाखों वर्ष आगे चले जाइए, आज जहां आप हैं इससे आगे चले जाएंगे, यानी फ्यूचर में अगर आप जाते हैं लाखों वर्ष पहले, तो क्या होगा कि जो स्थिति आज है ऐसी स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी अगर आप लाखों वर्ष आगे का नक्शा देखेंगे तो महासागर और महाद्वीप का आज हमें जो नक्शा देखने को मिलता है, यानी वर्ल्ड मैप, वो हमें आगे देखने को नहीं मिलेगा, और जो पहले देखने को मिलता था वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है आज के ज़माने में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यानी इनकी स्थिति चेंज होती रहती है। अगर ऐसा है तो प्रश्न यह है कि पुराकाल में इनकी अवस्थिति कैसी थी? तो फिर आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर नक्शा कैसा दिखता था, इनकी मैप जो थी वो कैसी थी? तो बिल्कुल देखेंगे इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ। देखिए, अगर इसकी अवस्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसकी मतलब चेंज हो रही हैं चीज़ें, कहीं पे पहले महासागर था अब वहाँ पे नहीं है, कहीं पे पहले हरियाली थी अब वहाँ पे बंजर भूमि देखने को मिलती है, मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो अगर ये चीज़ें बदल रही हैं तो इनको कोई ना कोई तो वजह होगी। बिना वजह का तो कोई काम आपका होता ही नहीं है, कोई भी काम नहीं होता है, चाहे आज हो, चाहे आगे हो, चाहे पीछे। अगर आप देखें कोई भी काम बिना वजह का नहीं होता। तो महासागर और महाद्वीप की जो स्थिति है वो भी बिना वजह की नहीं चेंज हुई होगी, तो इनकी भी कोई वजह रही होगी। तो चलिए देखते हैं आखिर इनकी वजह क्या थी। और अभी भी यानी इनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो अभी भी आपका हो रहा है। और तो आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इन चीज़ों का पता लगाया। चलिए देखते हैं आखिर वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया। उन्होंने इन महाद्वीपों एवं महासागरों की पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया, उन्हें कैसे समझ में आया कि पहले स्थिति कैसी थी। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न ही इस अध्याय का विषय है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा महाद्वीपीय प्रवाह, यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ठीक है, यानी जो महाद्वीप हैं आपके वो प्रवाह कर रहे हैं, यानी प्रवाह यानी तैर रहे हैं हल्के हल्के। ठीक है, यानी तैरेंगे तो खिसकेंगे। ठीक है, यदि पानी में अब अगर आप कोई बॉल वॉल डाल देते हैं तो ऐसा तो है नहीं वो एक जगह रुक जाएगी आपकी। अगर लिक्विड चीज़ में अगर आप कोई ठोस चीज़ डालते हैं तो वो हल्की फुल्की तो तैरेगी ना, खिसकेगी। क्यों? क्योंकि पानी उस पर बल लगा देता है। तो हमें इधर पर क्या देखना है, महाद्वीपीय प्रवाह यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो चलिए देखते हैं।
अटलांटिक महासागरीय तट रेखा की आकृति को ध्यान से देखिएगा, इसको देखेंगे। इस महासागर के दोनों तरफ की तट रेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। सममिति होता है सेमेट्रिक। सेमेट्रिक मीन्स होता है जब कोई ऐसी चीज़ हो जिसको हम दो बराबर पार्टों में भागें, वो दोनों हिस्से ऐसे लगें कि अलग ना हो, सेम हो। जैसे कि देखिए आपने ताजमहल देखा होगा, ठीक है, ताजमहल आपने देखा, ताजमहल को अगर आप बीच से खड़ा काट देते हैं इस प्रकार से बीच से, तो अगर आप उसकी इस साइड को और इस साइड की स्थिति दोनों साइड की देखेंगे तो आपको लगेगी जैसे सेम हो। तो देखिए वही चीज़ आपको अटलांटिक में दिखती है। अटलांटिक महासागर के अगर हम दो हिस्से कर देते हैं तो उसमें आपकी जो इस साइड की और एक इस साइड की, दोनों साइड की अगर आप उसमें आकृति देखेंगे तो आपको लगेगी जैसे एकदम सेम हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिएगा, पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार। मैप आपका दिया होगा तो देखिए इधर पे आपका मैप कौन सा दिया गया, यही दिया गया शायद। तो चलिए इधर पे ही देख लेंगे। देखिए अटलांटिक महासागर ये रहा आपका, इधर पे आपका अटलांटिक महासागर है। कहाँ पे है? यहाँ पे है अटलांटिक महासागर। अब इस अटलांटिक महासागर को अगर हम दो हिस्सों में इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो स्थिति हमें ऐसी लगती है जैसे ये दोनों सेम हो। क्यों लगती है? क्योंकि देखिए इसमें क्या है आपका, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, जैसे कि आपको पता है कि अफ्रीका है, और दूसरा है आपका दक्षिण अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका का जो ये महाद्वीप है, अगर इसको उठा के यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो ये फिक्स हो जाएगा इधर पे। यानी सीधी बात है, दोनों एक ही महाद्वीप के दोनों टुकड़े हो चुके हैं। क्या हो चुका है? टुकड़े। इसलिए देखने में हमें हल्के हल्के सेम लगते हैं क्योंकि एक दूसरे के टुकड़े हैं। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। यानी सीधी बात है, टूट भी रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो महाद्वीप आपके टूट भी रहे हैं। ठीक है, और देखिए इधर पे क्या है, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, आश्चर्यजनक सममिति है। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप और अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना को व्यक्त किया है। यानी कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक नक्शा निकाला, ठीक है, वर्ल्ड मैप निकाला, फिर उन्होंने क्या किया, उस नक्शे को जोड़ना स्टार्ट किया। कहाँ कहाँ जोड़ा? तो दक्षिण और उत्तर अमेरिका को जोड़ दिया। ठीक है, और इन दक्षिण और उत्तर अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ दिया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से जोड़ा, उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ दिया। अब इन्होंने जब जोड़ा तो ये फिक्स हो गए। ठीक है, क्या हुआ? फिक्स हो गए। तब उन्हें समझ में आया कि एक ही हिस्से थे और अब जाके टूट चुके हैं। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, इन लोगों को समझ में आया कि पहले कुछ यहाँ का मैप था, अब कुछ और हो चुका है टूटने के बाद। विज्ञान के इतिहास से ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता, यानी जो मानचित्र बनाते थे, अब्राहम और टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। क्या व्यक्त किया था? क्योंकि ये क्या करते थे, मानचित्र बनाते थे। इनने जब मानचित्र बनाया अब्राहम ने, तो इनको समझ में आया, क्या समझ में आया कि ये चट्टानें जो है एक दूसरे से टूटी हुई लग रही हैं, यानी ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे के टुकड़े ही हो। तो उन्होंने इस चीज़ को खोज लिया था। अब देखिए एंटोनियो प्लेगरिनी एंटोनियो ने आगे देखिएगा, एंटोनियो ने एक मानचित्र बनाया। इन्होंने फिर एक मानचित्र बनाया जिसमें 3 महाद्वीपों को इकट्ठा किया। इन्होंने फिर 3 महाद्वीपों को इकट्ठा किया, तो वो महाद्वीप भी एक दूसरे में क्या हुए, एक दूसरे में फिट हो गए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के टुकड़े हैं। देखिए आपके पास एक कोई, मान लीजिए एक बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट को आपने क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसमें बिस्किट में जो दोनों साइड दरारें पड़ेंगी, और अगर आप उसको ऐसे ही जोड़ के रखते हैं ना, ऐसे ही मतलब इकट्ठा करके रख देंगे, तो एकदम फिक्स टाइप का हो जाएगा। दरार जरूर है लेकिन फिक्स रहेगा वो। क्यों? क्योंकि वो उसी का हिस्सा है। उसी प्रकार से चट्टान है आपकी, यानी चट्टान ना बोल के इसको हम भूपरपट्टी बोलेंगे, क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम भूपरपट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भूपरपट्टी भी आपकी कई टुकड़ों में टूट चुकी है। तो अब फिर से एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्या किया, 3 महाद्वीपों को इकट्ठा किया। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है, वेगनर आपके फेमस हैं, अल्फ्रेड वेगनर फेमस हैं, इसको याद रखना, जर्मन के हैं, मौसमविद हैं, यानी मौसम से संबंधित चीज़ों को ये देखते थे। तो इन्होंने क्या किया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। कब दिया? 1912 में दिया। याद रखना, वेगनर, ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने जो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, वो कब दिया? तो 1912 में दिया। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। अब इसको आप समझिए, महाद्वीप, ठीक है, विस्थापन यानी महाद्वीपों का खिसकना, यानी महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, यानी विस्थापित हो रहे हैं एक दूसरे से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का मतलब क्या है। महाद्वीप विस्थापन हो रहे हैं,
दिया किसने? अल्फ्रेड ने। कब दिया? 1912 में। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित है। तो चलिए इसको हम आगे थोड़ा देखेंगे कि किस प्रकार से संबंधित है। इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हैं। वैगनर ने क्या बोला? वैगनर ने बोला कि ये जो महाद्वीप हैं पहले एक हिस्सा थे, मात्र एक हिस्सा थे। इन्होंने बोला कि एक ऐसा बिस्किट टाइप का मान लीजिए आप कि गोल, एक पूरा गोल चट्टान था, ठीक है, जिसको हम भूपर्वती कह सकते हैं। तो एक गोल चट्टान था, अब वो चट्टान क्या है? अलग अलग भागों में टूट चुका है। इन्होंने बोला कि पहले एक चट्टान था पूरा, अब वो अलग अलग भागों में टूट चुका है, पहले एक ही था। क्यों? अब देखिए इन अलग अलग टुकड़ों को अगर हम जोड़ते हैं, जो महाद्वीप है हम इनको जोड़ देते हैं तो एक पूरा चट्टान के शेप में आ जाता है। तो जिससे वैगनर ने क्या कहा कि एक ही चट्टान था पहले, यानी पूरा एक भूखंड था। वैगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग हैं। तो उन्होंने बोला कि एक भूखंड था, वो धीरे धीरे कुछ बल लगने के कारण टूट चुका है। कुछ आंतरिक बल लगे होंगे इसमें, कुछ बाह्य बल लगे। अब कुछ आंतरिक बल, बाह्य बल लगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। टूट गया। चलिए अब इसने आगे क्या बोला? तो इन्होंने आगे बोला कि क्या हुआ कि ये जो पूरा आपका भूखंड था एक पूरे एक महासागर से घिरा था। देखिए इधर पे इन्होंने क्या बोला कि ये रहा आपका पृथ्वी, ठीक है, और बीच में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोल दिया इसके अंदर एक भूखंड, ठीक है, इन्होंने इस प्रकार से भूखंड को बोल दिया। तो इन्होंने बोला कि जो आपका ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, जिसको मैं रेड कलर कर रही हूँ, ये जो बाहरी हिस्सा है, इसको इन्होंने बोला कि ये पूरा हिस्सा जो है ये पानी का है, यानी ये महासागर का। और जो बीच में भूखंड डला हुआ है इसको इन्होंने महाद्वीप बोल दिया। इन्होंने बोला कि एक भूखंड था, यानी पूरा एक महासागर था और पूरा एक महाद्वीप था। तो इन्होंने किसने बोला? तो वैगनर ने बोला, ठीक है, वैगनर ने बोला। अब देखिए वैगनर ने बोल दिया कि एक महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया, नाम याद रखना, एग्जाम में वन लाइनर में सीधा सीधा पूछा जाता है कि एक जो पूरा आपका महासागर, ठीक है, या फिर महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप या फिर बड़ा महासागर जो सिंगल था आपका भूखंड जिसको बोलेंगे हम, तो महाद्वीप को हम पेंजिया बोलते हैं। उसका पेंजिया नाम रखा क्योंकि पेंजिया का नाम होता है संपूर्ण पृथ्वी, ठीक है। किस भाषा में बोला जाता होगा पेंजिया? संपूर्ण पृथ्वी को। तो इन्होंने नाम रख दिया पेंजिया। और एक बताया इन्हें विशाल महासागर, ठीक है, एक तो विशाल महाद्वीप बता दिया जिसको हमने पेंजिया बोल दिया, लेकिन एक विशाल महासागर बताया जो चारों तरफ से इसको घेरे हुए और उसका नाम रख दिया इन्होंने पैंथालासा। तो पेंजिया और पैंथालासा दोनों याद रखना, जिसका अर्थ था जल ही जल, ठीक है। तो पेंजिया का अर्थ था संपूर्ण पृथ्वी, इसलिए उस भूखंड का नाम इन्होंने पेंजिया रखा, और पैंथालासा का अर्थ है जल ही जल, इसलिए महासागर का नाम पैंथालासा रख दिया। अब क्या हुआ? बल लगे, उसमें कुछ बल लग रहे थे, ठीक है। महासागर में भी धाराएं उठती है, तो धाराएं भी तो आपकी देखिए, पानी जब बाढ़ आ जाती है तो कुछ नहीं बचता है, सब क्या होता है? टूट फूट जाता है। तो इस जो भूखंड है, इस भूखंड में भी जब समुद्र की लहरें जो है पड़ रही होगी तो इसमें भी तो कमजोरी आ रही होगी, इसमें भी तो दरार पड़ रही होगी, ठीक है। और कुछ आपका क्या होता है, आगे देखिए और आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये जो भाग था आपका भूखंड का, ये क्या हुआ? अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी ये जो भाग है आपका भूखंड का, ये बीच से दो पार्ट में बिस्कुट की तरह टूट गया, ठीक है, बिस्किट की तरह क्या हुआ? टूट गया। अब इसमें क्या हुआ? दो भागों में बट गया। ये दो भागों में बटा तो एक तो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध और दूसरा हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, एक तो उत्तरी और एक तो दक्षिणी। तो देखिए एक तो दक्षिणी हो गया, दक्षिणी महाद्वीप, एक उत्तरी महाद्वीप। अब इनके फिर से नाम रखे गए। तो इनमें क्या नाम रखा कि करोड़ों वर्ष बाद ये बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन हो गया, इन दो पार्ट में टूट गया। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीप में टूटा, जिसका नाम, एक का नाम रखा इन्होंने लॉरेशिया और एक का रख दिया गोंडवाना लैंड, ठीक है। हमारा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है, दक्षिण का था, लेकिन अब वो खिसक के उत्तर में पहुंच चुका है, ठीक है। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश जो है हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी भारत को लगभग उत्तर और दक्षिण भारत में डिवाइड कर देती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ऊपर तक भारत खिसक चुका है उत्तर में, और अभी भी उत्तर की साइड ही खिसकता जा रहा है, यानी विस्थापित हो रहा है। तो देखिए गोंडवाना, अब देखिए लॉरेशिया नाम है अंगारा, यानी अंगारा और गोंडवाना लैंड आपने सुना होगा, तो अंगारा को ही हम लॉरेशिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम याद रखना अंगारा का, क्योंकि अंगारा तो आपने बहुत जगह सुना होगा लेकिन लॉरेशिया नहीं सुना होगा शायद, ठीक है। तो अंगारा गोंडवाना लैंड, यानी अंगारा उन्होंने उत्तर भाग को कहा, उत्तर भाग को अंगारा कहा, और जो दक्षिण वाला भाग है उसको गोंडवाना लैंड कहा। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, यानी अंगारा भूमि और गोंडवाना लैंड, यानी गोंडवाना भूमि है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब क्या हुआ कि क्रमशः उत्तर और दक्षिण भूखंडों में इसको विभक्त कर दिया, यानी बांट दिया। इसके बाद लॉरेशिया और गोंडवाना धीरे धीरे टूटता गया, यानी अंगारा और गोंडवाना लैंड जो था वो धीरे धीरे टूटने लगा।
और टूटा और टूटा। अब जो हमें स्थिति देखने को मिलती है महाद्वीपों की, वो आज की स्थिति में आपको देखने को मिल रहा है कि आखिर कितने पार्टों में डिवाइड हुआ होगा। आपको बहुत छोटे छोटे महाद्वीप मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आप बड़े बड़े महाद्वीप की बात करेंगे तो बड़े बड़े महाद्वीप की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े महाद्वीप की बात करेंगे तो आप उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, और आपका क्या मिल जाता है आपको, और आपको इधर पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपको ग्रीनलैंड भी इधर पे मिल जाता है। ग्रीनलैंड के बाद अगर आप देखते हैं तो अंटार्कटिका भी मिल जाता है आपको, अंटार्कटिका महाद्वीप, और आपको क्या मिल जाता है, तो और हमें मिल जाता है कौन सा है आपका, क्या है, एशिया और यूरोप। तो एशिया यूरोप आपका एक ही है, ठीक है। एशिया और यूरोप, जिसका इसको एशिया और यूरोप एक ही प्लेट है आपकी, वो बात अलग है कि इसको हम दो महाद्वीप के रूप में देखते हैं, ठीक है। हम इसको दो महाद्वीप बोलते हैं, लेकिन यूरेशिया इसको एक ही प्लेट बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं, इतने भागों में डिवाइड हो गया आज का, ठीक है। आज का देख लिया हमने। महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ हैं, यानी महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं, कोई ना कोई तो वजह रही होगी कि ये विस्थापित हो रहे हैं। तो कुछ परिणाम निकाले गए और कुछ प्रमाण बताए गए वैज्ञानिकों के द्वारा। तो देखते हैं क्या क्या बताए गए। तो एक तो बताया गया महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में परिणाम, परिणाम नहीं, प्रमाण, ठीक है। तो बताया गया कि महाद्वीपों में साम्य। तो देखते हैं कि आखिर क्या है आपका महाद्वीपों में साम्य। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखा अद्भुत एवं त्रुटि रहित साम्य दिखाई देती है। यानी इनके कहने का क्या मतलब है कि जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की हम तटरेखा देखते हैं, देखिए अगर आपके पास मैप हो तो सामने रखिए, जो दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका है, अगर आप इधर पे दक्षिण अफ्रीका बनाते हैं तो इधर पे आप अफ्रीका बनाएंगे, सॉरी इधर पे दक्षिण अमेरिका बनाएंगे तो इधर पे अफ्रीका बनाएंगे, यानी ये दोनों लगभग एक दूसरे के सामने हैं। तो इनकी तटरेखा भी एक दूसरे के सामने रही होगी और त्रुटिबद्ध है, ठीक है, यानी टूटी फूटी हुई है। आगे देखिए, यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 में बुलार्ड ने, कौन से वैज्ञानिक आए आपके, 1964 में आए बुलार्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से एटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया। उन्होंने कंप्यूटर से क्या किया, एटलांटिक तट जो हैं, एटलांटिक महासागर के तट, एटलांटिक महासागर की जो है आपका, एटलांटिक महासागर से कौन से महाद्वीप जुड़ते हैं, तो देखिए एटलांटिक महासागर से आपका एक तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है। इसके बाद आप ग्रीनलैंड भी देख सकते हैं, ग्रीनलैंड जो कि आपका डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका भी आपका क्या करता है, अफ्रीका भी आपका अटलांटिक महासागर से जुड़ता है। इसके बाद आपका जो है यूरोप भी क्या करता है, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो ये इतने चार थे, ठीक है, चार महाद्वीप। अब इन चारों को क्या किया, एक साथ जोड़ दिया। अब इन चारों को एक साथ जोड़ा तो ये फिट बैठ गए, ठीक है, फिट बैठ गए। यानी मान लीजिए एक बिस्किट है, उसके हमने 4 टुकड़े कर दिए, अलग अलग टुकड़ों में उसको विभाजित कर दिया, और उसको जब हम एक साथ रखेंगे जोड़ के, तो ऐसा लगेगा जैसे चारों टुकड़े बिस्किट के ही हो। वाकई में चारों टुकड़ों बिस्किट के ही हैं। तो वही चीज़ है कि भूपर्वत के 4 हिस्से अलग अलग हो चुके थे, लेकिन जब एक कंप्यूटर के द्वारा इसको जोड़ा गया तो ऐसा लगा कि ये चारों हिस्से एक ही हैं, एक दूसरे से फिट हो गए। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखा की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। यानी ये फैदम आपका इकाई है, ठीक है, नापने की। आगे देखिए, मापने की। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए एक बीच में बहुत बड़ा सा महासागर है, ठीक है, एक आपका महाद्वीप इधर है, एक महाद्वीप आपका इधर है, ठीक है। तो क्या है कि अगर चट्टानों की आयु देखी गई, यानी एक चट्टानों की देखी गई, तो वही चट्टान आपको यहाँ पे देखने को मिली, वही चट्टान यहाँ पे देखने को मिली। कैसे हो सकता है, कोई जादू तो है नहीं कि यहाँ की चट्टान उठाई और इधर पूरे इधर पर फेंक दी, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। क्या रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे के टुकड़े रहे होंगे, फिर अलग हो गए, अलग होने की वजह से बीच में महासागर हो गया, बीच में महासागर होने की वजह से दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा दूर दूर चले गए। लेकिन क्या है कि चट्टानें तो वही है ना, चट्टान तो वही है, तो वही चीज़ है कि इन चट्टानों की आयु देखी गई, उन आयु में समानता थी, यानी वो आयु जो थी इन दोनों की सेम थी। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। यानी सीधी सीधी बात है, मान लीजिए इन्होंने क्या किया, मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका की, ब्राज़ील की चट्टानों को इन्होंने देखा कि उसमें जो एज है वही चट्टान इन्होंने कहाँ देखी, वही चट्टान इन्होंने अफ्रीका में देखी। यानी इधर पे जो चट्टान, इधर पे जो चट्टान, यानी महाद्वीप के महासागर के पार बीच में महासागर है, इधर पे है चट्टान, इधर पे चट्टान, इस चट्टान को देखा इधर पे, इस चट्टान को महासागर के पार देखा। तो वही चीज़ बताई इन्होंने कि महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। यानी जो चट्टानों के निर्माण का समय है वो इन्होंने सेम देखा, ठीक है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूह की एक पट्टी ब्राज़ील तट पर,
ब्राज़ील कहाँ है आपका? ब्राज़ील आप कहेंगे कि ब्राज़ील है हमारा दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अगर आप ब्राज़ील की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा देश है, ठीक है, बहुत बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। तो ब्राज़ील, और वही चट्टान कहाँ मिली? वही चट्टान इनको पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिली। और जैसे ही आप अफ्रीका यानी अफ्रीका को देखेंगे और ब्राज़ील का तटीय क्षेत्र देखेंगे, और अगर आप आंख बंद करके ऐसा अनुमान लगाएं कि इन दोनों को हमने जोड़ दिया है, तो एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे में फिट हो गए हों, ठीक है। तो देखिए ब्राज़ील की पट्टी और पश्चिम अफ्रीका के तट पर जो आपस में मेल खाती है दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाली, अब देखिए इधर पे क्या हुआ कि जो इधर पे तटरेखा बताई वो तो मेल खाती है। इसके बाद देखिए जो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाली आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के थे। इससे यह पता लगता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी। यानी सीधी सीधी बात है, यहाँ पे इन्होंने चट्टानें देखी, उधर समुद्री निक्षेप देखे, तो इन्होंने को यहाँ कहा क्या देखने को मिला कि ये दोनों महासागर हो सकता है इधर पे जुड़े हों और यहाँ पे समुद्र नहीं होगा। क्योंकि देखिए अभी जैसे हमारा क्या है, अभी यूरेशिया है, मान लीजिए लाखों वर्ष आगे अगर आप फ्यूचर में देखते हैं वो टूट जाए 2 टुकड़ों में, ठीक है। तो क्या होगा, जब वो 20 से 2 टुकड़ों में टूट जाएगा तो क्या होगा, वो चट्टानें तो एक ही रहेंगी ना। अगर चट्टानों की एज देखी जाए तब भी एक ही रहेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे इन लोगों को मिली है। अब बात करेंगे हम टिलाइट, क्या बात करेंगे टिलाइट की। तो देखिए टिलाइट क्या है, टिलाइट बेअवसादी चट्टानें हैं। टिलाइट एक चट्टान का नाम है, ठीक है। अभी कहाँ पे मिली, तो देखिए टिलाइट बेअवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। किससे होती हैं? हिमानी के निक्षेपण से। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलते हैं। देखिए जो हमारा गोंडवाना लैंड है बिल्कुल है, पहले किसका भाग था? दक्षिण भाग था, ठीक है, दक्षिणी भाग था, लेकिन हमारा इंडिया गोंडवाना का ही हिस्सा है, ठीक है। तो जैसी चट्टानें हमें भारत में मिलती हैं वैसी चट्टानें दक्षिण में 6 जगहों पे मिली। इसका क्या मतलब हुआ कि दक्षिण से खिसक के भारत उत्तर में आया है, ठीक है। यानी चट्टानों का विस्थापन हो रहा है, चट्टानों ही नहीं, आप बोले महाद्वीप का विस्थापन हो रहा है, ठीक है। आप ऊपर पट्टी का भी विस्थापन बोल सकते हैं। तो वही चीज़ें कि 6 विभिन्न स्थलखंडों पर मिली हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका की अगर आप बात करते हैं, फॉकलैंड द्वीप की बात करते हैं, मेडागास्कर की बात करते हैं, ठीक है, अंटार्कटिका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो इधर पे भी वही चीज़ मिलती है। क्यों? क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया दक्षिण का ही हिस्सा है, ठीक है। अंटार्कटिका तो आपको पता ही है कि दक्षिण का हिस्सा है। इसके बाद देखिए अगर आप मेडागास्कर की बात करते हैं तो मेडागास्कर भी आपका हिंद महासागर में पाया जाता है, दक्षिण का हिस्सा है, वो तो आज भी है। तो ये चीज़ें तो आज भी आपको दक्षिण का हिस्सा मिलती हैं। और अफ्रीका भी आपको क्या मिलता है? अफ्रीका भी आधा, अफ्रीका से क्या है, अफ्रीका से तो तीनों भाग निकल जाता है, तीनों रेखा निकल जाती हैं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं पास होती हैं। तो इसका जो अफ्रीका का हिस्सा है वो भी तो आधा दक्षिण में है, तो इधर पर भी चट्टानें वहीं देखने को मिली। तो इससे तो हम फॉकलैंड द्वीप में भी वही मिला। इसके बाद देखिए गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है, जो तलछट मिले, ठीक है, गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थलखंडों के इतिहास में भी समानता रही होगी। जब आज हमें इन चट्टानों में समानता मिल रही तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि पीछे भी इन्होंने समानता रही होगी, यानी इनका जो इतिहास है उसमें भी समानता रही होगी। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। तो टिलाइट चट्टानों से हमें पता लगता है, हमें क्या पता लगता है? हमें ये पता लगता है कि हाँ ये विस्थापित हो रहे हैं महाद्वीप, ठीक है। अब देखिए प्लेसर निक्षेप, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्लेजर निक्षेप या प्लेसर या प्लेजर कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्लेसर निक्षेप यानी प्लेजर डिपॉजिट, देखिए क्या है, घाना कहाँ मिलेगा? घाना आपका देश है जिसकी राजधानी है अक्रा और इधर पर मुद्रा चलती है सैडी, ठीक है, सैडी। तो देखिए घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति। तो घाना तट है कहाँ? तो देखिए घाना तट आपको अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है। और अफ्रीका का पश्चिमी अफ्रीका का देश है घाना, ठीक है। तो पश्चिमी अफ्रीका का देश है घाना। घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति थी एक आश्चर्यजनक तथ्य है। तो इसमें क्या हो, सोना युक्त सिराएं यहाँ पे मिलते हैं घाना में, ब्राज़ील में पाई जाती हैं। तो देखिए जो सोने की खदानें ब्राज़ील में मिलती हैं वही आपको घाना में मिल रही हैं, ठीक है। यानी घाना और ब्राज़ील एक समय पे जुड़े रहे होंगे और फिर एकदम पे टूट गए तो दोनों अलग अलग महाद्वीप के हिस्से हो गए, तभी तो एक से निक्षेप वहाँ पे सोने के मिल रहे हैं, ठीक है। अतः यह
यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार के उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े होंगे। यानी सीधी सीधी बात है कि जब वो निक्षेप वहाँ पे थे तब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब वो जब टूट चुके हैं दोनों एक दूसरे से अलग अलग, तो वो निक्षेप भी दोनों में बराबरी से बट गए होंगे। जितना हिस्सा घाना में है उधर पे निक्षेप चले गए, कुछ निक्षेप ब्राज़ील में चले गए। तो जो निक्षेप ब्राज़ील के पठार में देखे जाते हैं वो आपको घाना में देखने को मिलते हैं। अगर आप घाना की स्थिति देखेंगे और ब्राज़ील की स्थिति देखेंगे, उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मतलब कैसी बात कर रही हूँ। देखिए इधर पे पश्चिमी अफ्रीका में देश है एक छोटा सा घाना, ठीक है, और घाना में अगर हम फिट करें ब्राज़ील को उठा के तो वो एकदम फिट हो रहा है, ठीक है। और ब्राज़ील के पठार में आपको वही चीज़ देखने को मिलती है जो हमें घाना में देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के हिस्से रहे होंगे। अब और आगे बात करते हैं तो एक और आपको एग्जाम्पल मिलता है, तो वो जीवाश्मों का एग्जाम्पल मिलता है, ठीक है। जीवाश्म क्या है? जीवाश्म देखिए जीव जंतु मर जाते हैं, ठीक है, उनकी हड्डी पसलियाँ आपको मिलेंगी, जीवाश्म के रूप में मिलती हैं, यानी जीवों के अंश। तो जीवों के अंश एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में किस प्रकार एक से देखे गए? यानी अगर आप बोलें कि कोई एग्जाम्पल देखिए, कोई मेडागास्कर में कोई मान लीजिए जीव जंतु है और उसी के निक्षेप हमें आज भारत में मिल जाए अगर, तो हम क्या कहेंगे? भारत में है नहीं, लेकिन अगर हमें उसके निक्षेप मिल जाए तो हम क्या कहेंगे कि मेडागास्कर और भारत पहले एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे, यानी पहले एक ही चट्टान का भाग होंगे और एकदम से टूट गया भारत, मेडागास्कर अलग हो गया उससे, ठीक है। तो भारत क्या हुआ, उत्तर की साइड खिसकना स्टार्ट कर दिया। वह भारत की स्थिति आपको देखने को मिलती है कि उत्तरी गोलार्ध में। देखिए आगे जीवाश्मों का वितरण। यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधे व जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाती हैं। सीधी सीधी बात बोल दी इन्होंने कि जैसे हम समुद्र के किनारे या फिर हम महाद्वीप के किनारों पे देखते हैं पौधों और जीव जंतु की स्थिति हमें दोनों महाद्वीप में सेम देखने को मिलती है, तो इसमें क्या होगा, या उसके जीवाश्म हमें सेम देखने को मिलते हैं, एक सी प्रजाति मिल रही है, तो उनके वितरण की व्याख्या में सामान्यता हमें समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। इस परीक्षण से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। अब देखिए भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका, इन तीनों जगह पे आपको लेमूर देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे तो इनका अक्षांश अलग अलग है, और अक्षांश अलग होने के कारण टेम्परेचर अलग हो जाता है, और टेम्परेचर अलग होने के कारण वनस्पति जीव जंतु हमें अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर अलग होता है, जैसे कि आप बात करेंगे, अगर आप छोटा सा एग्जाम्पल लें कि मान लीजिए उत्तर भारत के मैदान है, वहाँ पे कोई पौधा उग रहा है, ठीक है, और वही पौधा आपको क्या जम्मू कश्मीर में मिलेगा, या फिर अगर आप बोले हिमालय का बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे वही पौधा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये समतल मैदान है, नीचा है, लेकिन हिमालय पर्वत ऊंचा है, ऊंचा होने के कारण उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहा है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा रहे होने के कारण क्या है, वनस्पति अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप सेब की बात कर लें तो यूपी एमपी के मैदानों में आप सेब नहीं उगा सकते। सेब सर्दियों के मौसम में और जहाँ पे अच्छी खासी ठंडी पड़ती है वहाँ पे उगता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि लेमूर आपको भारत में भी लेमूर के निक्षेप मिले हैं, मेडागास्कर में भी, अफ्रीका में। यानी सीधी बात है कि भारत पहले अफ्रीका का हिस्सा रहा होगा, मेडागास्कर ये सब जुड़े रहे होंगे, तभी तो लेमूर देखने को मिलता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमुरिया की उत्पत्ति को स्वीकारा। यानी इन तीनों को इन्होंने जोड़ दिया, मेडागास्कर, भारत, अफ्रीका को, नाम दे दिया इन्होंने लेमुरिया। क्यों? क्योंकि लेमूर के यहाँ पे इनको निक्षेप मिले हैं, तो नाम दे दिया इन्होंने लेमुरिया, ठीक है। उस स्थल को नाम दे दिया लेमुरिया। चलिए थोड़ा आगे देखेंगे, आगे देखिएगा इधर पे आगे देखिए लेमुरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। मेसोसारस, जो आपका मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव हैं, जो मेसोसारस नाम के आपके छोटे छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण केप प्रांत और ब्राज़ील में इरावन सेल समूह में ही मिलते हैं। यानी अगर आप इधर पे देखेंगे तो एक तो आपको दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे, ठीक है, और दूसरी बात इनको मिल जाएंगे ये वाले जो आपके मेसोसारस हैं मिल जाएंगे आपको ब्राज़ील में। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समय पर दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। आज इनकी दूरी अगर आप देखते हैं दोनों महाद्वीप की, यानी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की अगर आप आज स्थिति देखते हैं तो बीच में है आपका
अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में अगर लंबी लंबी बीच की दूरी देखते हैं तो 4800 किलोमीटर की दूरी है, और इनके बीच एक महासागर विद्यमान है। महासागर का नाम है क्या? अटलांटिक महासागर। अब देखिए प्रवाह संबंधी बल यानी फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, यानी प्रवाह संबंधी बल, यानी कुछ बल लग रहे होंगे तभी तो प्रवाह कर रहा है, तभी तो हल्का हल्का बह रहा है। ठीक है, वेनगर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण है। तो वेनगर ने क्या कारण बताए? तो देखिए 1 मिनट के लिए टाइम देख लेते हैं, तो अभी टाइम तो आपका बहुत है। देखिए वेनगर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण हैं। कौन कौन से? एक तो आपका पोलर या ध्रुवीय फ्लिपिंग बल, यानी एक तो पोलर यानी ध्रुव के द्वारा जो हमारे पोल्स हैं उन पोल्स के द्वारा कुछ बल लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो पोल्स के द्वारा कुछ बल लग रहा है। दूसरा बल है आपका ज्वारीय बल, ज्वार भाटा वाला बल आपका। ठीक है, तो ज्वारीय बल हो गया। ध्रुवीय फ्लिपिंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। तो अगर देखिए जो पोल्स वाला बल लग रहा है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका पृथ्वी के घूमने के कारण कुछ बल लग रहा है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है। बोल देते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन अगर आप देखें तो पृथ्वी वाकई में गोल नहीं है ना। ठीक है, कैसी है फिर? तो देखिए कैसी है कि पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यानी पृथ्वी की आकृति अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगी, यानी भूमध्य रेखा पर इधर पे उभरी हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, और इस आकृति को हम जियोड कहते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि इस आकृति को हम क्या कहते हैं? तो जियोड। ठीक है, पृथ्वी की आकृति को जियोड नाम दिया हुआ है। तो ये क्या है? भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है, ध्रुवों पे चपटी है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी क्यों उभरी हुई है, क्या कारण है इसका? देखिए जब पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूर्णन करती है, तो उसके कारण ही ये उभरी हुई है भूमध्य रेखा पर। और देखिए दूसरा बल जो है वेगनर महोदय ने सुझाया कि वह ज्वारीय बल है। ज्वारीय भाटा बल आपका किससे है? तो जो आकर्षण बल होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच का जो आकर्षण बल होता है उसी को हम ज्वारीय बल कहते हैं। जिसमें महासागर में ज्वार पैदा होता है। तो ज्वार भाटा तो आपने सुना होगा, जल का ऊपर उठना नीचे गिरना। तो महासागर में ये ज्वार भाटा आपके आसानी से आते रहते हैं। ऊपर उठता है एक बार जल, फिर नीचे गिर जाता है, ऊपर उठेगा नीचे गिर जाता है, तो इसको हम कहते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, तो एक ज्वारीय बल भी लगता है। ठीक है, यानी सीधी बात है, धाराएं चल रही हो, धाराएं हैं तो क्या होगा? धाराओं की वजह से किसी भी पानी, अभी आप देखेंगे एक धारा बना दीजिए कहीं पे भी, किसी भी जगह पे लगती रहेगी वो पानी की धारा, कोई भी चीज़ें आपकी टूट जाएगी। एक जगह पे पानी जब गिरता रहता है बूंदों के रूप में, तो क्या होता है? गड्ढा टाइप का हो जाता है फर्श पे। तो वही चीज़ है कि एक ज्वारीय बल लगा आपका, जो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से पैदा होता है, जिसमें महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। वेगनर का मानना था कि करोड़ों वर्षों के दौरान ये बल प्रभावशाली होकर विस्थापन के लिए समक्ष हो गए। यानी इन्होंने बोला कि बल जो है प्रभावशाली रहे होंगे, जिसके कारण क्या हुआ है? विस्थापन हो रहा है। यद्यपि बहुत से वैज्ञानिक इन दोनों ही बलों को महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सर्वदा अपर्याप्त समझते हैं। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ये जो दो आपने बता दिए हैं, इन्होंने क्या बता दिया? देखिए तो इन्होंने क्या बता दिया? इन्होंने बोला कि जो 2 चीज़ें आपने बता दी हैं, एक तो आपने बता दिया ध्रुव वाला बल यानी पोलर बल, ठीक है, पोलर फोर्स बता दिया, दूसरा आपने ज्वारीय बल बता दिया। तो हम नहीं मानते कि ये सही बात है। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो और वैज्ञानिक आए, उन्होंने और चीज़ें देखी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा संवहन धारा सिद्धांत। उन्होंने निकाला संवहन धारा सिद्धांत। 1930 के दशक में आर्थर होम्स आए। ठीक है, आर्थर होम्स ने मेंटल भाग आपका बीच का भाग है। मेंटल मीन्स पागल होता है। ठीक है, मेंटल भाग आपका बीच का भाग है। पहला आपका भूप्रपटी, दूसरा आपका मेंटल, और मेंटल के अंदर होता है क्रोड। ठीक है, या फिर कोर बोल सकते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या बोला? किन्होंने बोला? आर्थर होम्स आए 1930 के दशक में। बोलते मेंटल भाग में संवहन धाराएं बन रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि भूप्रपटी आपका सबसे ठोस भाग है। ठीक है, और जैसे जैसे आप चले जाएंगे अंदर की साइड, तो क्या होगा? मेंटल उतना ठोस नहीं मिलता है जितना ठोस आपका भूप्रपटी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेंटल के ऊपर, अगर आप कहें कि मेंटल के ऊपर भूप्रपटी तैर रहा है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं। तो वही चीज़ इन्होंने बोली कि इन्होंने बोला कि जो मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। इन्होंने बोला कि मेंटल भाग में संवहन धाराएं बन रही हैं। संवहन धाराओं से क्या मतलब होता है? धाराएं, आप देखिए इधर पे क्या होता है कि धाराएं से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धाराएं यानी इस प्रकार से चलती हैं धाराएं। ठीक है, हवा की धारा चलती है, ठीक है, पानी की धारा चलती है। तो उसी प्रकार से मेंटल में भी धाराएं चल रही हैं। मेंटल में धाराएं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने ज्वालामुखी पढ़ा था। ज्वालामुखी में क्या था कि जो अंदर उसमें मैग्मा रहता है वो उछाल मारता है, कुछ इस प्रकार से उछाल मारता है, एकदम से फट जाता है बाहर निकल के। ठीक है,
यानी वो जगह ढूंढता है, जगह भूपरपट्टी पे जगह ढूंढता है किस जगह से बाहर निकला जाए। वहाँ पे जहाँ पे उसको कमजोर दिखाई देती है भूपरपट्टी, वहीं से बाहर निकल आता है लावा, ठीक है। तो ज्वालामुखी फट जाता है। तो इन्होंने बोला कि मेंटल भाग है, मेंटल यानी तरल भाग, तरल भाग किसकी अपेक्षा बोल रहे हैं, भूपरपट्टी की अपेक्षा। तो इन्होंने बोला कि मेंटल में कुछ संबंधी धाराएं चल रही हैं और भूपरपट्टी उस पर तैर रहा है पूरा, ठीक है। तो भाग में संबंध धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की। ये धारा रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग में उत्पन्न होती है। ताप भिन्नता यानी टेम्परेचर की वजह से। अगर आप गैस पर एक कटोरे में, एक पतीले में पानी चढ़ा दें और उसको देखें कि जैसे ही उस कटोरे में नीचे से टेम्परेचर पड़ेगा तो वो पानी अपने आप ही ऊपर नीचे उथल पुथल करने लगता है। तो वही चीज़ इन्होंने बताई, जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वी के जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, घनत्व भी बढ़ने लगता है, दाब भी बढ़ने लगता है। तो टेम्परेचर अगर नीचे जाने में बढ़ रहा है तो मेंटल में टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा, ठीक है, ज़्यादा रहता है। अब मेंटल में जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो धाराएं बनेंगी ना, उधर पे उथल पुथल मचेगी एकदम से, ठीक है। तो वही चीज़ इन्होंने बताई हुई है कि यहाँ पे उथल पुथल हो रही है, यानी संबंधी धाराएं बन रही हैं। और जो धाराएं बन रही हैं वो भूपरपट्टी पर बल लगा रही हैं, इसलिए भूपरपट्टी टूट रही है। आगे देखिए क्या है, होम्स ने तर्क दिया कि पूरे मेंटल भाग में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है। यह उन प्रभाव बलों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास था जिसके आधार पर समकालीन वैज्ञानिकों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को नकार दिया था। तो देखिए सीधी सीधी बात हमने देख लिया कि अगर मेंटल है तो मेंटल में धाराएं बन रही हैं, और धाराएं बन रही हैं तो भूपरपट्टी पर वो पड़ेंगी, और भूपरपट्टी पर पड़ेंगी, भूपरपट्टी पर बल लगेगा, भूपरपट्टी पर बल लगेगा तो वो टूटना स्टार्ट होगी धीरे धीरे। तो बहुत सारी थ्योरी आई आपकी। अब तीसरी बात और इधर पे आगे की बात देखते हैं। तो महासागरीय अधस्थल का मानचित्र यानी मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, यानी देखिए महासागर है। देखिए एक चीज़ इधर पे, आप एक कटोरे में अगर आप पानी रख देंगे तो देखिए वो पानी आप मटमैला पानी अगर भर के रखेंगे कटोरे में तो आपको कटोरे का नीचे का जो ये स्थल है ना, यानी इसको आप आधा स्थल, इस सतह बोल सकते हैं। तो इस सतह आपको मटमैले पानी में इस सतह आपको दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा कि अकेला पानी भरा हुआ है। तो वही चीज़ होती है कि महासागर हमें ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन महासागर के नीचे की जो भूपरपट्टी होती है वो हमें नहीं दिखाई देती, ठीक है, वो हमें नहीं दिखाई देती। और महासागर की भूपरपट्टी और भूपरपट्टी है तो भूपरपट्टी के नीचे तरह तरह की आकृति बनी होंगी, जैसे कि अगर आप आज देख लें तो कहीं पे आपको गर्त मिलेंगे यानी गड्ढे मिलेंगे, कहीं पे उभार मिलेगा, कहीं पे आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं पे पठार मिलेंगे। जैसे महासागर नहीं, महाद्वीप की भूपरपट्टी की बात कर रही हूँ मैं, महाद्वीप की, ठीक है। महाद्वीप में जैसे देखिए हिमालय पर्वत मिल जाएगा, रॉकी पर्वत मिल जाएगा, बहुत सारे पर्वत आपको, चोटियाँ लंबी लंबी देखने को मिल जाएंगी। तो वही चीज़ हमें देखने को मिलती है महासागर के अंदर। यानी महासागर में एक डुबकी लगाइए और वहाँ पे देख के आइए कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ठीक है, और कितने वहाँ पे ज्वालामुखी बहुत सारे फटते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि महासागर बहुत गहरे होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वहाँ पे ज्वालामुखी फटे हैं। और पानी की वजह से जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, ऊपर तक नहीं आ पाते, इतने कहाँ तक ऊपर तक आएंगे, तो हमें उस चीज़ का पता नहीं चलता गहराई की वजह से। तो देखिए महासागरीय आधारस्थल का मानचित्र, तो देखिए महासागरों की बनावट और आकार पर विस्तृत शोध यह स्पष्ट करते हैं कि महासागरों का आधारस्थल एक विस्तृत मैदान नहीं है, वरन उसमें भी उच्च अवच है। यानी अगर आप सोचें कि महासागर में आप नीचे जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आप समतल मैदान सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, वहाँ पे बिल्कुल समतल मैदान नहीं है। मैंने पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था कि महासागर की भूपरपट्टी पतली होती है, और पतली होने के कारण जो मैग्मा होता है उसको कमजोर पाता है, तो कमजोर होने के कारण वहीं से ज़्यादा निकलता है। यानी ज्वालामुखी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा महासागर के अंदर ही फटते हैं, ठीक है। तो इधर पे आप देखेंगे कहीं पे आपको पर्वत मिलेंगे, कहीं पे आपको पठार मिलेंगे, कहीं पे आपको ज्वालामुखी टाइप के मिलेंगे, कहीं पे आपको चोटियाँ मिलेंगी। तो इस प्रकार से नीचे का जो है पूरा बना हुआ है। अब तो फिलहाल में आपका जो महासागर की मैपिंग भी होने लगी, ठीक है, महासागर की अब तो आपकी मैपिंग भी होने लगी। तो अब तो हमें कुछ दिनों बाद क्या होगा, महासागर के हमें नक्शे भी मिल जाएंगे देखने के लिए। जैसे हम आज भारत का देखते हैं तो इसी प्रकार से हमें महासागर के नक्शे भी देखने को मिल जाएंगे। वरन उनमें उच्च अवच है। युद्धोत्तर काल महासागरीय अधस्थल के निरूपण अभियान ने महासागरीय उच्च अवच संबंधी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की और यह दिखाए कि इसके आधारस्थल में जलमग्न पर्वतीय कटकें, ठीक है, जलमग्न पर्वतीय कटकें यानी जलमग्न यानी पूरी जल में डूबी हुए पर्वत हैं, बहुत लंबे लंबे गहरी खाइयाँ हैं, ठीक है, जो प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर स्थित है। महाद्वीप के जस्ट किनारे पर अगर आप देखेंगे तो उनको बड़े बड़े पर्वत मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी गहरी खाइयाँ।
मध्य महासागरीय तट के यानी मध्य में यानी बीच में महासागर के ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, वहाँ पर ज्वालामुखी फटते हैं के रूप में सबसे अधिक सक्रिय पाए जाते हैं। यानी जो महासागर के बीच की रिज होती है, ठीक है, इसको कटक को रिज बोलते हैं। तो कटक कम लिखा मिलता है, रिज ज़्यादा लिखा मिल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मध्य महासागर में यानी बीच महासागर में इस प्रकार से लंबी लंबी आपकी रिज होगी, उसमें ज्वालामुखी उद्गार बहुत ज़्यादा होते हैं और सक्रिय होते हैं। सक्रिय क्योंकि भूपर्पटी वहाँ की पतली होती है। महासागरीय परपटी की चट्टानों के काल निर्धारण से यह तथ्य स्पष्ट कर दिया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन होती हैं। यानी देखिए इधर पे क्या होता है, महासागरों की नितल की चट्टानें महासागरीय महाद्वीपीय भागों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन होती है। नई किसकी होती हैं? नई होती हैं भाई महासागरों की। क्यों? क्योंकि उसमें आए दिन नया लावा निकलता रहता है और नई नई चट्टानें बनती रहती हैं, नई नई परतें बनती रहती हैं, ठीक है। महाद्वीप में ज़्यादातर आपको ज्वालामुखी नहीं मिलेगा ना, तो ज्वालामुखी ज़्यादातर नहीं मिलता है, तो क्या होता है, नया नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। इधर पर नवीन चट्टानें मिलती हैं, किसकी? महासागर की। तो महासागर की चट्टानें कैसी होती हैं? नवीन यानी नई। आगे देखिए, महासागरीय कटक के दोनों तरफ की चट्टानें जो कटक के बराबर दूरी पर स्थित हैं, उनकी आयु एवं संरचना में भी आश्चर्यजनक समानता पाई जाती है। देखिए इधर पे क्या है, मान लीजिए ये रहा महाद्वीपीय रिज, ठीक है, यानी लंबी लंबी पूरी पर्वत श्रृंखला है, इसको रिज बोलते हैं, ठीक है। महासागर की वजह से इसको रिज बोल देते हैं। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे ज्वालामुखी फटा, यहाँ पे ज्वालामुखी फटा, यहाँ पे ज्वालामुखी फटा। अब इधर से जो लावा निकलेगा वो आसपास ही जमा होगा, इधर तक तो फैलेगा नहीं ना। तो वही चीज़ है कि इसके आसपास, रिज के आसपास की जो चट्टानें मिलती हैं बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं, और थोड़ा दूर है वो थोड़ी कम नहीं मिलती हैं। अब आगे देखिए क्या है, आगे देखिए महासागरीय अधः स्थल की बनावट। तो देख लेते हैं चैप्टर आपका कितना रह गया। तो चलिए अब इसको कल करते हैं। कहाँ से? इतना आपका हो गया, कहाँ से करेंगे कल? तो कहाँ से देखेंगे? महासागरीय स्थल अधः स्थल की बनावट, यानी महासागरीय अधः स्थल की बनावट किस प्रकार से, यानी महासागर में नीचे किस प्रकार से इसकी बनावट है। तो चलिए अब इसको देखेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।